हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हिस्ट्री और हिस्ट्री का पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम 12th चैप्टर जो कि है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। दोस्तों ये वीडियो वन शॉट है और इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक मिनट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी। क्या बोला दोस्तों मैंने? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सारी चीजें कॉपी किताब उठा लो और नोट कर लो। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की चुनौतियां, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। सबको पता है, आपको भी पता ही होगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हालांकि आजादी के साथ ही भारत को कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें या इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित चुनौतियां शामिल थी जो आप पढ़ेंगे अभी। देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, पहली चुनौती क्या थी? सांप्रदायिक दंगों की समस्या। ठीक है, क्या? सांप्रदायिक दंगों की समस्या। आप सांप्रदायिक से क्या समझते हो कि हमारा जब भारत आजाद हुआ तो उसमें भिन्न धर्म के जो लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके आपस में भी जो है हमेशा दंगे वगैरह होने का चांस रहता था। तो देखिए अंदर आ जाइए। भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों की समस्या गंभीर रूप से उभरने या सामने आई। ठीक है, देखिए दोनों देशों भारत और पाकिस्तान में बसे अल्पसंख्यकों को हिंसा, हत्या और अपमान का शिकार होना पड़ा। विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिक असहमति के बीच राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। आप दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड बुक है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दोस्तों उसके अंदर आपने पढ़ा होगा जरूर कि क्या क्या समस्या आई थी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। दोस्तों उसी तरीके से थोड़ा बहुत वहीं से ही समझ लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक एकीकरण। देखिए आजादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी दोस्तों? 565 देशी रियासतें थी जो राजा महाराजाओं के नियंत्रण में थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र बने रहने की अनुमति दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को समझा बुझाकर भारतीय संघ में विलय कराया। इस कार्य में उन्हें काफी ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ी या फिर संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों 2 पॉइंट आपने क्या पढ़ा? सांप्रदायिक दंगों की समस्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं नोट कीजिए। देखिए सांप्रदायिक दंगों की समस्या, राजनीतिक एकीकरण की समस्या। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है भाई हमारा शरणार्थियों की समस्या। क्या? देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो शरणार्थी जो थे, जो बांग्लादेश में और जो पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है हिंदू लोग भारत आए और वहाँ मतलब भारत के अंदर आए तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि घर, आवास का, खाद्यान्न का, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। विभाजन के बाद लाखों लोग एक देश से दूसरे देश में विस्थापित हो गए। भारत में बड़ी संख्या में हिंदू, सिख शरणार्थी आ गए, जिनके लिए रोजगार, आवास और पूर्णवास का प्रबंधन करना बड़ी चुनौती थी दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक विकास की समस्या। विभाजन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कपास उत्पादन की 40%, गेहूं उत्पादन की 40% और जूट उत्पादन की 80% भूमि जो है वो कहाँ चली गई दोस्तों? पाकिस्तान में चली गई थी। कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। भारत में केवल मील और उद्योग रह गए, जबकि कच्चे माल की कमी हो गई और देश को खाद्यान्न संकट, औद्योगिक श्रमिकों की कमी और क्या दोस्तों आर्थिक विकास की चुनौती का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समझते हो? शरणार्थियों की समस्या हो गई, हिंदू मुस्लिम जो बाहर के देशों से आने लगे, हिंदू और सिख। ठीक है, और है आर्थिक विकास, जिसके अंदर क्या है? आर्थिक विकास की समस्या मतलब जो भारत के जो सारे उद्योग थे, जो कृषि था, वो सारा क्षेत्र कहाँ चला गया था? पाकिस्तान के अंदर चला गया था। तो ये समस्या आई भारत के सामने। ठीक है, आजादी के बाद। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट याद करेंगे। क्या है? सांप्रदायिक दंगों की समस्या, राजनीतिक एकीकरण की समस्या, और है शरणार्थियों की समस्या और आर्थिक विकास की समस्या। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। ठीक है, ध्यान दीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया और इसमें किन आदर्शों पर जोर दिया गया? ठीक है दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं आपको केवल
इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपको मैं बुक पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए ये जो क्वेश्चन और टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग वो पढ़ाते हैं जो आए हुए होते हैं, लेकिन मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्तावना का पहले परिचय देंगे हम, क्या होता है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब देखिए यह प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करता था। क्या करेगा दोस्तों? ये भारत के प्रस्ताव मतलब स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करता था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माण के लिए एक जो है दिशा निर्देशक या फिर बोल दो एक फ्रेमवर्क था, ठीक है। ये तो था हमारा क्या? उद्देश्य की प्रस्तावना नेहरू जी ने रखा था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए उद्देश्य प्रस्तावना की मुख्य बिंदु हैं, इसे समझें। देखिए भारत को स्वतंत्र और संप्रभुत्व घोषित करना, ठीक है, संप्रभु घोषित करना। आप देखिए ध्यान से, प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र, संप्रभु और समर्पित राष्ट्र को घोषित किया गया। इसका अर्थ था कि भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेगा और किसी विदेशी दबाव में नहीं रहेगा, ठीक है। भारत का मुखिया राष्ट्रपति होगा। मतलब भारत में स्वतंत्र और संप्रभु घोषित करना मतलब क्या? कि अब किसी भी दूसरे देश के दबाव में रह के निर्णय नहीं लेगा, अब खुद से सारे निर्णय ये जो है लेने लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन, ठीक है। देखो भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिए जाने का वादा किया गया। मतलब उनको न्याय मिलेगा, समानता मिलेगा और पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलेगा। ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्तावना में कही गई, ठीक है। अब देखिए अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों का अधिकार। देखिए इस उद्देश्य प्रस्तावना में इनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्गों और जनजातियों को संरक्षण देने के लिए रक्षात्मक प्रावधान करने का वचन दिया गया, ठीक है। आगे अब इस पर नेहरू जी के विचार सुन लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के विचार। नेहरू ने कहा कि हमें अतीत की सफलताओं से सीखना चाहिए और विफलताओं से बचना चाहिए। भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना होगा जो केवल विदेशी संविधान की नकल ना हो, बल्कि भारतीय परिस्थितियों को और जरूरतों को देखकर बनाया जाए, ठीक है, या उनके अनुरूप बनाया जाए। तो दोस्तों ये क्या था हमारा? ये क्वेश्चन था उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया और इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को पेश किया गया था और इसके हमने ये निम्न उद्देश्य पढ़े, ठीक है दोस्तों। तो ये भी 8 मार्क्स के दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे 8 मार्क्स के हैं और इसी में से अगर आ गए 3 मार्क्स तो कर ही दोगे, क्योंकि आपने बड़े क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हो, तो छोटे क्वेश्चन तो आपके लिए बनाना दाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस प्रकार परिभाषित करते थे। मतलब अलग अलग लोगों के क्या विचार थे अल्पसंख्यक के ऊपर। तो पहला देखिए बी पोकर बहादुर का दृष्टिकोण। किसका दोस्तों? बी पोकर बहादुर का दृष्टिकोण। देखिए उनका मानना था कि अल्पसंख्यक हर जगह होते हैं और इन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान नहीं समझा सकते या समझ सकते। उन्होंने पृथक निर्वाचन या निर्वाचिका की मांग की ताकि मुसलमानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि पृथक निर्वाचिका समाज को विभाजित करती है और इसे त्यागना ही देश की शांति का जो है रास्ता है, ठीक है दोस्तों। तो जहां बी पोकर ने पृथक निर्वाचिका का मांग करी, वहीं क्या है वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया, क्या कहकर कि भैया जो है अगर ये मांग होगी तो इससे देश और राष्ट्र को खतरा रह सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है समाजवादी एनजी रंगा का दृष्टिकोण। अभी हमने बी पोकर का पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं समाजवादी एनजी रंगा का दृष्टिकोण। देखिए उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या करते हुए आर्थिक स्तर पर करने का सुझाव दिया। मतलब अल्पसंख्यक का जो शब्द है इसका इस्तेमाल किस पे? आर्थिक रूप पर करेंगे। उन्होंने किसानों, गरीबों, मजदूरों को वास्तविक अल्पसंख्यक बताया, ठीक है। उनका मानना था कि धर्म और जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित करना गलत है। मतलब धर्म और जाति के आधार पर जो है ये अल्पसंख्यक का नाम नहीं दे सकते। अल्पसंख्यक कौन होते हैं सही मायने में इनके अनुसार? तो किसान, गरीब और मजदूर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आदिवासियों के लिए परिभाषा। अब आदिवासियों के लिए भी परिभाषा दिया था। किसने दिया दोस्तों? जयपाल सिन्हा ने कहा था। देखिए कुछ लोगों ने आदिवासियों को अल्पसंख्यक मानने का सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव दिया,
जयपाल सिन्हा ने कहा कि आदिवासी संख्या में कम नहीं है, ठीक है, आदिवासी संख्या कम नहीं है, लेकिन वह लंबे समय से उपेक्षित और अपमानित किए गए हैं। उन्होंने आदिवासियों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर संरक्षण देने की मांग की दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा आदिवासियों के लिए अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल। अब देखो दलितों के लिए तो आपको पता ही है, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, देखिए ध्यान से, दलितों के लिए परिभाषा, भीमराव अंबेडकर और नगप्पा जैसे नेताओं ने दलितों के लिए अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया। नगप्पा ने कहा कि संख्या के आधार पर दलित 25% है, लेकिन उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया। उन्होंने बताया कि दलितों को हजारों सालों से जो है दबाया गया है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति बुरी तरह से जो है वो क्या है दोस्तों, प्रभावित हो रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं तो ये क्या है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों पर अलग अलग लोगों के क्या विचार थे, ठीक है, कौन किसने अल्पसंख्यक की डेफिनेशन दी। तो देखो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने संविधान सभा का स्वरूप तैयार किया। कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने संविधान सभा का स्वरूप तैयार किया, ठीक है, संविधान सभा का स्वरूप। अब ध्यान देंगे संविधान सभा का स्वरूप तैयार करने वाली प्रमुख ताकतें, पहला क्या है, कैबिनेट मिशन योजना का योगदान, कैबिनेट मिशन योजना का योगदान, ठीक है। देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत अक्टूबर 1946 में हुआ। कब हुआ, अक्टूबर 1946 में हुआ। प्रांतीय चुनावों में चुने गए सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या, कैबिनेट मिशन योजना का योगदान, इसका योगदान रहा था, ठीक है। इसी के अंदर क्या हुआ, प्रांतीय चुनावों में चुने गए सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। आगे है कांग्रेस का प्रभाव दोस्तों। देखिए संविधान सभा में 82% मतलब 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों में भारी जीत हासिल की, क्या की, भारी जीत हासिल की थी, जिससे उसका संविधान सभा में दबदबा था। बाकी सदस्य मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे, ठीक है। अगला है देखिए विचारधाराओं का विविधता। देखिए जो कांग्रेस पार्टी या फिर जो बोलेंगे उसके अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग थे, सभी प्रकार के विचारधारा के लोग थे। देखिए कांग्रेस में धर्मनिरपेक्ष, हिंदू सभा, आरएसएस के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा दक्षिणपंथी, वामपंथी, नरमपंथी, गर्मपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी जैसे अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। दोस्तों इस शब्द से मतलब क्या समझते हो, दक्षिणपंथी, वामपंथी, गर्मपंथी, ये सब दोस्तों विचारधाराएं जिस तरह के मतलब लोगों के विचार होते हैं उससे ये प्रेरित हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राइट विंग लेफ्टिस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए अगला समाजवादी और पूंजीवादी प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि, ठीक है। देखो संविधान सभा में समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा के लोग भी शामिल थे। आपको पता ही है समाजवादी और पूंजीवादी नहीं बताऊंगा इतना। संविधान सभा में विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। स्वतंत्र सदस्यों में कुछ महिलाएं भी नामांकित की गई, ठीक है। क्या स्वतंत्र जो हम बोलेंगे संविधान सभा के अंदर कुछ जो है महिलाओं का भी नाम जो है नामांकित किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, कानून विशेषज्ञ या विशेषज्ञ और प्रमुख नेता। देखिए संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण कानून विशेषज्ञ शामिल थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे नेताओं ने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई। आगे है संविधान सभा की बैठकों का महत्व। देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को क्या बनाया गया था, अस्थायी राष्ट्रपति चुना गया था या अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, 24 दिसंबर 1950 को हुई, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये सारी ताकतें थी, ठीक है, ठीक है। कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने संविधान सभा का स्वरूप तैयार किया, तो ये सारी बातें थी जिससे संविधान सभा जो है वो बनकर तैयार हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र और प्रांतों में से किससे अधिक शक्ति दी जाए, इस विवाद का वर्णन कीजिए। केंद्र और प्रांत, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, केंद्र और प्रांतों के अधिकार का निर्धारण। देखिए भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची,
समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। ठीक है, संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक बहस हुई। तो देखिए पहले समझते संघ सूची क्या होती है। इसमें केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संघ सूची के अंदर। राज्य सूची देखिए, इसमें केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची देखिए दोस्तों, इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि दोनों कानूनों में विवाद उत्पन्न हो तो केंद्र का कानून जो है वो मान्य रहेगा। ठीक है, आप देखिए आगे आगे क्या है। केंद्र को अधिक शक्ति देने के पक्ष में देखिए पहला क्या है, महत्वपूर्ण विषय। देखिए संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं, इसलिए भी केंद्र को जो है अधिक शक्ति देने की बात की जाती है या दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 356 देखिए, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के अधिकार गवर्नर की सिफारिश पर अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। क्या है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अधिकार गवर्नर की सिफारिश पर अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। क्या बोला मैंने, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। देखिए ध्यान से, संविधान सभा के अधिकतर सदस्य चिंतित थे कि राज्यों को अधिक शक्तियां देने से भारत की जो विविधता के कारण एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। ठीक है, अगला है सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए। देखो केंद्र को मजबूत बनाकर सांप्रदायिक हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने की कोशिश की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है कर और वित्तीय अधिकार। देखिए केंद्र को भू राजस्व और अन्य करों पर अधिक नियंत्रण दिया गया, जिससे वह अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। तो दोस्तों ये केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया, तो महत्वपूर्ण विषय जो हैं उसके कारण अनुच्छेद 356 जिसको जो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है केंद्र सरकार राज्यपाल के सिफारिश पर। राष्ट्रपति एकता और अखंडता वाली बात के कारण अगर हम राज्य को अधिक स्वायत्तता दे देंगे तो वह अलग होने की मांग करेगा जाति या किसी भाषा के आधार पर। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए। ठीक है, और कर और वित्तीय अधिकार के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यों को अधिक शक्ति देने के पक्ष में तर्क। ध्यान दीजिए, देखिए राज्यों को या राज्य की जिम्मेदारियां। देखो पहले क्या पॉइंट है, राज्यों की जिम्मेदारियां। देखिए ध्यान से, कुछ सदस्यों का मानना था कि केंद्र पर अधिक शक्ति और जिम्मेदारी का बोझ डालने से उसकी कार्य क्षमता प्रभावी हो रही है, इसलिए भी उसको जो है अधिक स्वायत्तता दी जाए या शक्ति दी जाए जनता की हित में कार्य करने के लिए। देखिए राज्यों को अधिक अधिकार देने से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और उद्योगों की स्थापना जैसे कार्य जनता के हित में तेजी से हो सकते हैं। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता की भावना। प्रांतों को अधिक शक्ति देने से स्थानीय जरूरतों और समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमने पढ़ा कि केंद्र और जो है प्रांतों में किसे अधिक शक्ति दी जाए और इस विवाद का वर्णन करें। तो दोस्तों हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आएगा तो 8 मार्क्स में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दलित समुदाय की सुरक्षा व संरक्षण के पक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या कीजिए। अब दलित समुदाय की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसके पक्ष में देना है। देखिए पक्ष में तर्क, पहला है पृथक निर्वाचिका की मांग, जो कि किसने करा था, बी पोकर ने। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की ताकि वह अपनी समस्याओं को बेहतर, मतलब उससे पहले वाला जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका किया था वो करा था बी पोकर ने। ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचिका की मांग यहाँ दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, पृथक निर्वाचिका की मांग ताकि वह अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से उठाने देखिए दोस्तों समस्याओं को बेहतर ढंग से उठाने में सक्षम हो सके। महात्मा गांधी ने इस मांग का विरोध किया, लेकिन इसे पुणे समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट था। ठीक है, एडिट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित समुदाय की सुरक्षा, क्या बोला मैंने, दलित समुदाय की सुरक्षा व संरक्षण के पक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या करें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ध्यान से, दलित समुदाय के पक्ष में दिए गए तर्क, तो पहला ही क्या है,
पृथक निर्वाचिका की मांग, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की ताकि वह अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से उठाने में सक्षम हो सके। महात्मा गांधी ने इस मांग का विरोध किया, लेकिन इसे पुणे समझौता के माध्यम से सुलझा लिया गया। देखो इस चीज का क्या है, महात्मा गांधी जी ने विरोध किया, इसे पुणे समझौते के अंतर्गत सुलझा लिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, समाज में सोच और नैतिक मूल्यों का परिवर्तन। देखिए कुछ लोगों का मानना था कि केवल कानूनी संरक्षण से दलितों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, इसके लिए समाज की सोच और नैतिक मूल्यों पर परिवर्तन लाने की जरूरत है। ठीक है, नैतिक मूल्य मतलब लोग भी है जो दलितों के जो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे, ठीक है, अच्छे से अपना आचरण रखे। सामाजिक भेदभाव, अगला पॉइंट, दलितों ने इस बात पर जोर दिया कि समाज उनकी सेवाओं का उपयोग करता है लेकिन उन्हें समान सामाजिक संबंधों में शामिल नहीं करता। उन्हें अछूत मानकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। मतलब ये सारी चीज़ें देख लो, यही लिए इसलिए इनके लिए बातें जो हैं, आंदोलन जो है उठते रहते हैं दोस्तों। देखिए नगप्पा का दृष्टिकोण, मद्रास के दलित नेता नगप्पा ने कहा कि दलित समुदाय हजारों सालों से दबाव और कष्ट सहन कर रहा है। उन्हें इतना अधिक दबाया गया है कि उनका शरीर और मन कमजोर हो गया है। ठीक है, तो नगप्पा के दृष्टिकोण, सामाजिक भेदभाव, समाज में सोच और नैतिक मूल्यों का परिवर्तन, पृथक निर्वाचिका की मांग। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अंबेडकर की नई मांगे। देखिए ध्यान से, अंबेडकर की नई मांगे क्या थी। विभाजन के बाद, एक मिनट दोस्तों, देखिए नई मांगे देखिए अंबेडकर की। विभाजन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी। उन्होंने छुआछूत समाप्त करने, हिंदू मंदिरों में सभी को प्रवेश देने और राजनीतिक व शैक्षणिक आरक्षण की मांग उठाई। पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी, उसके बाद इन्होंने इन चीज़ों को ऐसे समाप्त करने की बात करी, हिंदू मंदिरों में सभी को प्रवेश देने और राजनीतिक व शैक्षणिक आरक्षण जो है मांग करी। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा दलित के पक्ष में कुछ बातें। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हो विवाद रहता है हमेशा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो पहले देखिए भाषा विवाद और गांधी जी के विचार। तो समझिए, गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से समझ सके। चूंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो अधिकतर जगहों पर बोली और समझी जा सके। ठीक है, जो कि क्या है, अधिकतर जगह पर बोली और समझी जा सके। गांधी जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण भारत के साथ हिंदू और मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ती है। तो इन्हें एकता के लिए भी इन्होंने देखा हिंदी भाषा को। ठीक है, आगे भाषा का विरोध। देखिए भाषा विवाद का विरोध, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विचार का दक्षिण भारतीय सदस्यों ने विरोध किया क्योंकि वह हिंदी भाषा को नहीं जानते थे। उनका मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने से भारत का एक बड़ा हिस्सा अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये तो कुछ विवाद था क्योंकि दक्षिण के लोग कैसी भाषा, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, कभी तेलुगु बोलते हैं, ये सारी भाषा बोलते हैं, हिंदी उनको आती नहीं। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने बोला क्या कि क्या एक बड़ा हिस्सा जो है अलग थलग पड़ जाएगा। अगला क्या है पॉइंट, संविधान सभा द्वारा भाषा विवाद को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम। क्या कदम उठाए गए, तो जरा ध्यान दीजिए। राजकीय भाषा का दर्जा, देखिए यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी का उपयोग, देखिए यह तय हुआ कि हिंदी को राजकीय भाषा बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। सरकारी कामकाज तब तक अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। अगला है क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देना। देखिए प्रत्येक प्रांत को अपनी एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी का उपयोग भी जारी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, इस तरीके से जो है भाषा का विवाद को सुलझा लिया गया। ठीक है, और दोस्तों हमारा चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और टॉपिक थे सभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं एक बार एक। इन सभी को नोट कीजिए, लिखिए, याद कीजिए दोस्तों। अब एग्जाम के दिन दूर नहीं है और दोस्तों पढ़ाई में लगे रहे, मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब MCQ और दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पढ़ते रहिए।